जय हिंद हमारे सभी प्यारे मित्रों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में बेहद स्वागत है दोस्तों। आज हम आप लोगों के साथ फिर से दोस्तों झारखंड का सीजीएल का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 था दोस्तों, वो पूरा नहीं हो पाया था, तो उसका आज हम पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के साथ। आप लोग दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी दोस्तों हमारे मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का दोस्तों, ठीक है, जो हमारा पार्ट 1 नहीं देखा होगा, आप जाकर के पार्ट 1 वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये होगा आपका डीएसपी की पाठशाला का वॉल्यूम 2 से पहला प्रैक्टिस सेट अभी चल रहा है दोस्तों। इसी तरह से हम दोस्तों आगे भी सभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा देंगे। आप लोग बस हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों जो भी चैनल पे नए होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और झारखंड में दोस्तों आगामी जो भी एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी बेहद होगा दोस्तों ये। तो आज दोस्तों हम पार्ट नंबर दोस्तों 2 करेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर 2। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब पार्ट 1 में दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 60 तक कर लिए थे, तो आज प्रश्न नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप वीडियो के दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और शेयर कीजिएगा चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों। चलिए, तो किसी भी एग्ज़ाम दोस्तों झारखंड में आगामी जो भी दरोगा का होगा, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए तब तक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर देखिए 61 में क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 61 दोस्तों कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है दोस्तों, बताइए। मुद्रास्फीति का कारण आपसे यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए मुद्रास्फीति का यहाँ पे जो कारण है दोस्तों कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, वस्तुओं का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी वस्तु का जो मूल्य है 10 रुपया है, फिर 20 रुपया होता है कि नहीं होता है दोस्तों। मुद्रास्फीति जब महंगाई बढ़ता है तो जो वस्तु का मूल्य है दोस्तों, किसी भी वस्तु का 10 रुपया से 20 रुपया, 12 रुपया, 50 रुपया हो जाता है, तो हम कहते हैं कि दोस्तों कि महंगाई बढ़ गया। और महंगाई ही बढ़ना दोस्तों मुद्रास्फीति आता है दोस्तों। और मुद्रास्फीति को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन, याद रखिए। तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, जी हाँ दोस्तों, और मुद्रा का जो मूल्य गिरता है, जी हाँ दोस्तों। मुद्रा का मूल्य गिरने का मतलब समझिए यहाँ पे दोस्तों कि मुद्रा का मूल्य गिरता है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आज अगर आप 10 रुपया में दोस्तों एक बिस्किट खरीद लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अब आपको वही बिस्किट को खरीदने के लिए दोस्तों 20 रुपया देना पड़ता है। मतलब कि दोस्तों अब जो मूल्य है दोस्तों पैसा का वो गिर गया। मतलब कि दोस्तों अब पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहा, पैसा का कोई दोस्तों वैल्यू नहीं रहा। मतलब कि अब 10 रुपया की जगह हमको 20 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब कि दोस्तों इसका वैल्यू गिर गया, पैसा का वैल्यू गिर गया। तो वही बोल रहा है कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। मतलब कि इसका सही आंसर डी होगा। तो मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। सही आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 62 क्या कहता है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी चीज़ का आयात निर्यात नहीं होता है। मतलब कि दोस्तों हम अमेरिका को दोस्तों कोई सामान नहीं देंगे और अमेरिका से दोस्तों हम कोई किसी भी सामान को नहीं मंगाएंगे। मतलब कि किसी भी देश के साथ हम अपना आयात निर्यात बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी उसको हम लोग बोला करते हैं, याद रखिएगा। तो वही बोल रहा है दोस्तों कि बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें कि दोस्तों न तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, डी। तो आपको बता दें दोस्तों कि जब एक देश अन्य देशों के साथ वस्तुओं सेवाओं मतलब दोस्तों सर्विसेज और पूंजी आदि का आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता है दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी या फिर बंद अर्थव्यवस्था। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। यानी कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कि न निर्यात होता है न ही आयात होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको कंटेंट कैसा लग रहा होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना राय दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर ले आ सकें। देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था, बताइए। अर्थव्यवस्था के समाजी स्वरूप को दोस्तों, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में, किसमें, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जी हाँ दोस्तों, भारत में दोस्तों जब पंचवर्षीय योजना चल रहा था, कब चल रहा था दोस्तों, तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। 1951 से 56 तक दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना चला था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 1956 से 1961 तक इसी तरह से आगे चल रहा था। तो भारत में दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 1961 में दोस्तों इस बीच में जो अर्थव्यवस्था था दोस्तों वो समाजवादी स्वरूप को अपनाया था। कौन सा अर्थव्यवस्था था दोस्तों, तो समाजवादी स्वरूप का अर्थव्यवस्था था दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 64 क्या कहता है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत, ठीक है, धारणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कि, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, ठीक है, आवर
कॉमन फ्यूचर दोस्तों, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट था उसका प्रतिवेदन, यानी कि उसका जो रिपोर्ट था दोस्तों आवर कॉमन फ्यूचर था दोस्तों, जिसके अनुसार कि सतत विकास के अभिप्राय वैसे विकास से दोस्तों, सतत विकास से दोस्तों अभिप्राय वैसे विकास से है जो कि आने वाला पीढ़ी की ज़रूरत को दोस्तों पूरा करने की योग्यता को दोस्तों प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा कर दे दोस्तों। मतलब सतत विकास का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे अगर बाल बच्चे आएंगे, ठीक है, हमारे जो बाल बच्चे या फिर हमारे जो आगे वाली पीढ़ी आएंगे उनके लिए दोस्तों हम संसाधन को बचा के रखें और अभी भी हम दोस्तों उपयोग कर पाएँ, तो ये हुआ। तो आवर कॉमन फ्यूचर इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखिए, प्रश्न नंबर 65 कि भारत में मैंग्रोव या फिर ज्वारीय वन निम्नलिखित वनस्पति मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं सुंदरवन में दोस्तों। कहाँ पे पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा। अब दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो कि कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, याद रख सकते हैं सुंदरवन का डेल्टा। तो भारत में जो मैंग्रोव वन है, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति है, यह सुंदरवन में मुख्यतः पाए जाते हैं। कहाँ पे? सुंदरवन में, याद रखिए। और मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वारीय वन, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 क्या कहता है आप सभी से कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है दोस्तों? तो सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो भारत के संदर्भ में भारत के बारे में सही है। तो भारत दोस्तों विश्व का 5वां बड़ा देश है दोस्तों। तो गलत है, भारत तो विश्व का दोस्तों 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का कैसा देश है दोस्तों? तो 7वां बड़ा देश है, याद रखिएगा। और क्या होगा दोस्तों इसमें कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत है दोस्तों। तो ये सही है दोस्तों, दूसरा सही है। और क्या क्या है दोस्तों इसमें देखिएगा कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है दोस्तों। बताइए समूचा भारत, समूचा भारत दोस्तों उष्णकटिबंध में क्या है? बताइए आप सभी लोग कि समूचा भारत जो है दोस्तों उष्णकटिबंध में है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यह गलत है। और क्या होगा दोस्तों कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारण करने के लिए किया जाता है दोस्तों। मतलब कि ये सही है दोस्तों, यानी कि 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है दोस्तों। मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा दोस्तों? डी। तो भारत के संदर्भ में यही 2 और 4 सही है। मतलब कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों, मतलब कि पूरा पृथ्वी के जितना क्षेत्रफल है दोस्तों, ठीक है, जितना, उसका 2.4% भारत के पास है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी भारत देश 2.4% पर है पूरे क्षेत्रफल का। और 82.5 डिग्री दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश के दोस्तों मिर्ज़ापुर से गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर यामुयोत्तर दोस्तों, या फिर मेरिडियन इसको बोलते हैं। इसका उपयोग दोस्तों भारतीय मानक समय को, ठीक है, भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किसको? 82.5 डिग्री को। और बता दें दोस्तों कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर दोस्तों 4 मिनट। आपको विस्तृत जानना होगा दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा, इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए 67, प्रश्न नंबर 67 कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब जो उच्चावच दिया हुआ है नीचे आकृति, उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। तो इसके ऊपर ध्यान देते हुए क्या करना है, बताना है आपको कि उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है दोस्तों। मतलब कि पश्चिम से दोस्तों, पश्चिम से और पूरब की ओर बढ़ना है दोस्तों। मतलब कि हमको पश्चिम से पूरब की तरफ जाना है दोस्तों। तो सबसे पहले महादेव पर्वत आता है दोस्तों, सबसे पहले महादेव पर्वत, फिर दोस्तों मैकाले पर्वत आएगा पश्चिम में, सबसे पश्चिम में महादेव पर्वत, फिर मैकाले पर्वत, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार दोस्तों, उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ। तो गारो खासी की पहाड़ियाँ कहाँ पे दोस्तों? मेघालय में। और उसके पीछे क्या है दोस्तों? हमारा छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में आता है, छोटा नागपुर का पठार। उसके पहले दोस्तों मैकाल पर्वत आता है, सबसे पीछे दोस्तों महादेव पर्वत आता है। मतलब सबसे पश्चिम में महादेव पर्वत 1 नंबर में, ठीक है। उसके बाद मैकाले पर्वत 2 नंबर में दोस्तों, 3 में छोटा नागपुर का, ठीक है। उसके बाद 4 में खासी की पहाड़ियाँ। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ए। सही आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। कि पश्चिम से पूरब की ओर हमको जाना था, और पश्चिम से अगर हमको दोस्तों पूरब की ओर जाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? महादेव पर्वत, फिर मैकाले पर्वत, फिर आएगा छोटा नागपुर का पठार, फिर आएगा खासी की पहाड़ियाँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ। देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, प्रश्न नंबर 68 कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? जी हाँ दोस्तों, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सबको पता है दोस्तों कि सुंदरबन का जो डेल्टा है दोस्तों, इसका निर्माण गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से होता है, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा दोस्तों भारत और बांग्लादेश में स्थित है, याद रखिएगा। और यह विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, और इसका निर्माण दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदी दोस्तों, मेघना नदी आपको बता दें दोस्तों, मेघना नदी किसको बोलते हैं हम लोग? तो ब्रह्मपुत्र को दोस्तों हम लोग बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और गंगा को बोलते हैं वहाँ पर हम लोग दोस्तों मेघना,
सॉरी मेघना नहीं बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे पद्मा बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं दोस्तों, गंगा को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं। अब इन दोनों की जो संयुक्त जलधारा है दोस्तों, इन दोनों की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। किसका, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी अगर आपस में मिल जाती हैं जब बांग्लादेश में, तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में दोस्तों जमुना कहा जाता है, और इन दोनों के संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मिलने से दोस्तों कौन सा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। तो सही आंसर इसका ए होगा। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 69 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है दोस्तों। ठीक है, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में दोस्तों सही कौन सा है। तो इसको देखिए दोस्तों कि लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं दोस्तों। तो सही है कि जो लेटेराइट मृदा है दोस्तों, यह मिट्टी है उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर और भारी वर्षा दोस्तों, यानी कि हैवी रेन जहाँ पे होगा विकसित, ठीक है, उसी क्षेत्र में दोस्तों लेटेराइट मृदा होती है। और लेटेराइट मृदा दोस्तों जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है और वह पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है दोस्तों। तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। मतलब सिर्फ इसका सही कथन क्या होगा दोस्तों, ए सिर्फ सही होगा, ए सिर्फ सही होगा। तो इसमें दोस्तों ये सिर्फ किस में दोस्तों, एक, केवल एक, मतलब कि सही आंसर डी होगा दोस्तों। मतलब कि सिर्फ एक सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर अब हम 70 देखेंगे दोस्तों कि मैक्रोनी गेहूं का, ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों। बताइए मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होगा दोस्तों। तो ट्रिटिकम ड्यूरम, क्या होगा, ट्रिटिकम ड्यूरम। जी हाँ दोस्तों, जो मैक्रोनी गेहूं है इसका जो वानस्पतिक नेम है दोस्तों, ठीक है, इसका वानस्पतिक नेम ट्रिटिकम ड्यूरम, क्या होगा दोस्तों, ट्रिटिकम ड्यूरम, याद रखिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग का सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान से अब हम लोग प्रश्न करेंगे दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए सामान्य विज्ञान में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है दोस्तों। तो एक तरफ है दोस्तों इकाई और एक तरफ है दोस्तों प्रचाल, ठीक है। तो देखिए जैसे शक्ति का इकाई क्या होता है दोस्तों, शक्ति का वाट होता है, याद रखिएगा, शक्ति का वाट। और देखिए दोस्तों उष्मा का क्या होता है, उष्मा का दोस्तों कैलोरी होता है। उष्मा का क्या होता है दोस्तों, इकाई कैलोरी होता है। लेकिन नॉटिकल मील है दोस्तों, और क्या है, नॉट है, नॉटिकल मील है दोस्तों, और क्या है इसमें, नॉट है। तो इसको मिलाना है दोस्तों, ठीक है। तो नॉटिकल मील, तो जो दोस्तों जब हम लोग मतलब कि जब नौकायान ये सब चलाते हैं दोस्तों, तो उसको नॉटिकल मील में मतलब करते हैं। नौकायान जब चलाते हैं तो उसको नॉटिकल मील में करते हैं दोस्तों, किसमें, नॉटिकल मील में। लेकिन दोस्तों समुद्री जहाज को नॉट में किया जाता है, समुद्री जहाज को दोस्तों नॉट में किया जाता है, याद रखिएगा, समुद्री जहाज को दोस्तों नॉट में नापा जाता है। लेकिन जब हम नौकायान चलाते हैं, ठीक है, तो उसको नॉटिकल मील में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया दोस्तों आप सभी को, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता दें कि नॉटिकल मील दोस्तों किसका इकाई है, नॉटिकल मील दोस्तों नौ संचालन का है, किसका, नौ संचालन या फिर नाव जब चलाते हैं। लेकिन दोस्तों जब समुद्री जहाज की गति को दोस्तों नॉट में नापते हैं, समुद्री जहाज की गति को नॉट में नापते हैं। इसी तरह से दोस्तों एक बार अच्छे से आपको बता ही देते हैं, कैलोरी दोस्तों किसका है, उष्मा का, कैलोरी उष्मा का मात्रक है, कैलोरी किसका मात्रक है, उष्मा का दोस्तों, कैलोरी उष्मा का मात्रक है। और इसी तरह वाट किसका है दोस्तों, तो वाट शक्ति का है दोस्तों, वाट शक्ति का है। तो समझ में आया दोस्तों, तो एक बार कमेंट करिएगा यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न नंबर 72 कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है दोस्तों। भारत का पहला निजी तौर पर जो विकसित रॉकेट है दोस्तों, उसका आपको नाम बताना है दोस्तों। तो उसका नाम क्या है, विक्रम एस है दोस्तों, क्या है दोस्तों, विक्रम एस। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला निजी तौर पर जो विकसित रॉकेट है दोस्तों, उसका नाम है विक्रम एस। तो आपको बता दें दोस्तों कि 18 नवंबर को, अभी भी दोस्तों कुछ दिन पहले, कि भारत में दोस्तों 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के एक द्वीप था दोस्तों, श्री हरिकोटा, इसमें दोस्तों इसरो के लॉन्च पैड से दोस्तों, इसमें लॉन्च पैड से एक बार बता दें दोस्तों थोड़ा सा। चलिए दोस्तों तो हम अभी आगे फिर से बढ़ते हैं। देखिए भारत का पहला जो स्वदेशी, ठीक है, पहला निजी तौर पर, ठीक है, विकसित जो रॉकेट है दोस्तों, इसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है दोस्तों इसका, विक्रम एस। चलिए याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 73 में क्या कहता है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ़ में बदल जाता है, फिर, जी हाँ दोस्तों, पानी जो है क्या में बदल जाता है, बर्फ़ में, फिर भी जलीय जंतु जो हैं जीवित रहते हैं। क्योंकि फिर भी जलीय जंतु दोस्तों क्यों जीवित रहते हैं, तो देखिए दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको इसका आंसर बता दें दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा
कि पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है दोस्तों। क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, और जिससे दोस्तों बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है दोस्तों। 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे अधिक होता है दोस्तों, जिसके कारण ठीक है बर्फ़ सब जो बर्फ़ है दोस्तों, इसके जो ऊपरी सतह के नीचे बर्फ़ जो है उसके ऊपरी सतह के नीचे दोस्तों पानी रहता है, जिसके कारण कि दोस्तों शीतकाल में झील के जो ऊपरी सतह होता है 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ़ बन जाती है, परंतु नीचे का जो है जल ठीक है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों वो द्रव अवस्था में ही रहता है, जिससे कि झीलों या फिर जलाशयों में बर्फ़ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों पानी रहता है, जिसमें कि मछली और जो भी अन्य जंतु होते हैं दोस्तों वे जीवित रह जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर अब हम आगे बढ़ते हैं 74 की तरफ। क्या बोलता है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? बताइए, एक काटा हुआ जो हीरा है दोस्तों वो जगमगाता क्यों है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, दोस्तों TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और TIR का मतलब होता है दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका सही आंसर यही होगा कि एक काटा हुआ जो हीरा है वो जगमगाता है क्यों दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो समझिए दोस्तों कि हीरे की कटाई या फिर जब उसको तराशा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो कोई जो प्रकाश का किरण है यदि इसके अंदर प्रवेश करता है दोस्तों, तो बाहर निकलने से पहले वह कई बार दोस्तों उसका TIR होता है, कई बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस कारण से दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन से दोस्तों हीरे चमकने लगते हैं या फिर वो क्या होता है दोस्तों जगमगाने लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 75 क्या कहता है देखिएगा कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे दोस्तों? तो -40 डिग्री। क्या होता है दोस्तों? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब कि दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। किस पे दोस्तों? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आज तक 2000 बार पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 76 की टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों? बताइए दोस्तों, ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा जब आप लोग देखते होंगे। और कौन कौन के किसके साथ दोस्तों ऐसा हुआ है कि जब आप टीवी देखते हैं तो आपका जो डिश का तार है वो काम नहीं करने लगता है बरसात में, ठीक है, या फिर तूफान उफान चलने लगे। किसके साथ ऐसा होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी हमारा वीडियो अभी देख रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है दोस्तों कि आपको बता दें, ऐसा इसलिए होता है कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि एंटीना छोटे होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? एंटीना छोटे होते हैं, और वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है दोस्तों। वर्षा की जो बूंद है दोस्तों वो रेडियो तरंग की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसको सोख लेती है। और वर्षा की बूंद दोस्तों रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को दोस्तों विचलित कर देता है। क्या होता है दोस्तों? वर्षा की जो बूंद है वो रेडियो तरंगों की जो ऊर्जा की जो मूल दिशा है दोस्तों, मूल दिशा मतलब कि जिस दिशा में वो जा रहा है, ठीक है, उससे उसको डेविएट कर देता है, विचलित कर देता है। तो आप समझिए दोस्तों कि अगर डेविएट कर देगा तो कहाँ से आपका सिग्नल आएगा? तो इसलिए दोस्तों कि एंटीना जो है दोस्तों छोटे होते हैं। एंटीना क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं, और वर्षा की बूंदें दोस्तों रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देता है। मतलब कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर, मतलब कि 1, 2 और 3 सभी इसके होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 77 की तरफ। देखिए दोस्तों कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है दोस्तों? बताइए कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है दोस्तों? तो बता दें दोस्तों कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है। कि देखिए प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें कि रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 यानी कि जो यूरेनियम का दोस्तों जो आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम के जो आइसोटोप हैं 235, 238, तो 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से दोस्तों बढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। मतलब कि समृद्ध यूरेनियम दोस्तों क्या होता है? तो आइसोटोप यूरेनियम का 235 होता है, ठीक है, जिसमें कि रेडियोधर्म 235 आइसोटोप का एक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 78 कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? बताइए धातु तत्वों के लिए कौन सा होता है दोस्तों? धातु तत्वों के लिए दोस्तों कौन सा होता है? 2-8-8-2। और ये पूछिएगा दोस्तों कि कैसे होता है धातु तत्वों के लिए। तो जैसे कि जैसे कि दोस्तों आप किसी भी चीज़ का निकालिएगा ना धातु का, तो 2-8-8-2 में ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। क्या होगा? सही। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के लिए 2-8-8-2 के ही रूप में आता है, याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 79 में देखिए आप, 79 में कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं दोस्तों? किसको
हम लोग अमलगम कहते हैं। बताइए, तो अमलगम दोस्तों पारा और जस्ता का होता है दोस्तों। अमलगम किसका होता है? अमलगम दोस्तों पारा और जस्ता का होता है। मतलब कि जब पारा किसी दोस्तों, पारा जो है दोस्तों, ठीक है, वो किसी धातु से मिलकर के मिश्र धातु बनाता है दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको अमलगम कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो उसको अमलगम कहा जाएगा। तो पारा और जस्ता, पारा मतलब दोस्तों Hg और जस्ता मतलब दोस्तों Hg। पारा मतलब Hg और जस्ता मतलब दोस्तों जिंक यानी कि Zn। तो ये दोनों मिलकर के अमलगम बनाएंगे। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, अब हम लोग 80 का देखते हैं कि निम्न में से कौन भारी जल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? D2O, जिसको कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। D2O को क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो भारी जल का सूत्र क्या है? D2O, याद रखिए D2O। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 81 कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बताइए कि जब बुलेट प्रूफ दोस्तों अगर हम लोग जैकेट बनाएंगे या फिर बुलेट प्रूफ दोस्तों अगर हम लोग कुछ भी बनाएंगे तो उसमें हमारा कौन सा पदार्थ यूज होता है दोस्तों? तो उसमें दोस्तों जो मेरा पदार्थ यूज होगा उसका नाम है दोस्तों पॉलीएमाइड। क्या नाम है दोस्तों? पॉलीएमाइड। सही आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी पॉलीएमाइड। यानी बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का यूज होता है। किसका? पॉलीएमाइड का। याद रखिएगा, पॉलीएमाइड 10 बार बोलिए आप कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का दोस्तों, ठीक है, यूज होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 82 कि निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है दोस्तों? बताइए कि यूरिया उर्वरक के उत्पादन में, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? किसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों इसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों। किसका? यूरिया उर्वरक के निर्माण में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब कि दोस्तों यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है दोस्तों यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरे एक बार बता दें दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग है यूरिया के उत्पादन में तो किया जाता है दोस्तों, और यूरिया के एक कार्बनिक, और यूरिया दोस्तों क्या है? कार्बनिक यौगिक, और प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया था दोस्तों कृत्रिम तरीका से, ठीक है। और कार्बनिक के क्षेत्र में जैसे इसको कार्बामाइड भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 83 क्या कहता है दोस्तों? 83 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पक्षी के जो मतलब कि दोस्तों इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? पक्षी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, मतलब कि दोस्तों इसके अध्ययन को, ठीक है। वंशागति के अध्ययन को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो जेनेटिक्स कहा जाएगा। आप सभी को पता है इसको कहा जाएगा जेनेटिक्स, ठीक है। सॉरी यार, ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, जेनेटिक्स। और दोस्तों जीवाश्म के दोस्तों क्या कहा जाता है? तब पेलियो बायोलॉजी। क्या है दोस्तों? पेलियो बायोलॉजी। और दोस्तों पर्यावरण के लिए दोस्तों क्या कहा जाएगा? इकोलॉजी। क्या कहा जाएगा? पर्यावरण के लिए दोस्तों इकोलॉजी। पर्यावरण के लिए इकोलॉजी। जीवाश्म के लिए पेलियो बायोलॉजी। जीवाश्म के लिए दोस्तों पेलियो बायोलॉजी, मतलब जीवाश्म के अध्ययन को पेलियो बायोलॉजी कहा जाता है। वंशागति के लिए दोस्तों क्या होगा? जेनेटिक्स। वंशागति के लिए जेनेटिक्स। पर्यावरण के लिए दोस्तों इकोलॉजी, और पक्षी के लिए ऑर्निथोलॉजी। तो चलिए अब जो भी सही आंसर होगा दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 84। देखिए प्रश्न नंबर 84 की हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीक का संबंध किससे है दोस्तों? तो कवच तकनीक दोस्तों पिछला बार बजट में इसको पेश किया गया था। जब 2022-23 का बजट दोस्तों लाया गया था तो उसमें क्या कहा गया था कि यह ट्रेन टक्कर रोधी तकनीक है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों एक ट्रेन यहाँ से इधर से आ रही है और एक ट्रेन दोस्तों यहाँ से इधर से आ रही है। जब ये दोनों ट्रेनें दोस्तों आ रही होंगी, ठीक है, आपको ऊपर में शायद कट जाएगा दोस्तों वीडियो में, ठीक है, बाद में। तो अभी हम आपको फिर से बताते हैं, 1 मिनट ना दोस्तों, आप बस बने रहिएगा मेरे साथ, बस दोस्तों 1 मिनट। देखिए एक ट्रेन दोस्तों यहाँ पे है और एक ट्रेन दोस्तों यहाँ पे है। एक ट्रेन यहाँ से ऐसे आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से है। तो दोस्तों अगर दोनों ट्रेन सामने आ जाएंगी तो टकरा जाएंगी, तो इसके लिए दोस्तों एक कवच लाया गया था। क्या लाया गया था? एक कवच दोस्तों तकनीक लाया गया था कि दोनों ट्रेनें टक्कर नहीं खाएं, इसके लिए। तो उसका नाम क्या था दोस्तों? यह ट्रेन टक्कर रोधी था दोस्तों, उसका नाम था कवच तकनीक। क्या नाम था दोस्तों उसका? कवच तकनीक, जो कि ट्रेन टक्कर रोधी यानी ट्रेन को टक्कर से रोकने के लिए दोस्तों कवच तकनीक का प्रयोग किया जा रहा था। चलिए प्रश्न नंबर 85 कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए किस पर आधारित है दोस्तों? तो लैंगिक जनन पर है दोस्तों। किस पर? लैंगिक जनन पर। याद रखिएगा दोस्तों कि मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वह लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर है दोस्तों? लैंगिक जनन पर।
बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। प्रश्न नंबर दोस्तों 86 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो विटामिन ए का जो खोज है, विटामिन ए का दोस्तों, विटामिन ए का खोज कौन करते हैं, तो मैकुलन करते हैं दोस्तों। विटामिन बी का मैकुलन करते हैं दोस्तों। विटामिन सी का जेम्स लिंड करते हैं दोस्तों, विटामिन सी का जेम्स लिंड करते हैं। और विटामिन डी का दोस्तों पॉल मूलर करते हैं दोस्तों। तो नहीं, पॉल मूलर जो है विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये दोस्तों जो पॉल मूलर है ये डी मतलब दोस्तों जो DDC होता है, DDC दोस्तों, या फिर उसको बोलिए DDT न शायद होता है, उसके कीटनाशक गुणों की खोज और मलेरिया एवं पीत ज्वर जैसे दोस्तों कुछ, ठीक है, कुछ दोस्तों बैक्टर हैं, बैक्टर रोगों के रोकथाम में अपने योगदान दिए थे दोस्तों। कौन, पॉल मूलर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, विटामिन ए का मैकुलन करते हैं, विटामिन बी का भी मैकुलर, यानी विटामिन ए और बी का मैकुलर खोज करते हैं। विटामिन सी का जेम्स लिंड है दोस्तों, लेकिन पॉल मूलर दोस्तों दूसरा चीज़ है जो आपको बताएं। चलिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों मेड्यूला ओब्लंगाटा। क्या है दोस्तों, मेड्यूला ओब्लंगाटा, यानी कि मानव मस्तिष्क के दोस्तों जो मेड्यूला ओब्लंगाटा भाग है दोस्तों, यह क्या चीज़ का निगरानी करेगा, उल्टी का नियमन केंद्र है दोस्तों। और मतलब एक निगरन है दोस्तों, किसका, उल्टी नियमन का। कौन है दोस्तों, मेड्यूला ओब्लंगाटा। प्रश्न नंबर दोस्तों 88 कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए दोस्तों, मतलब कि सही कथन को चुनना है दोस्तों। यहाँ पे सही कथन तो देखिए दोस्तों, लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है दोस्तों। मतलब सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य दोस्तों किसका होता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश का होता है। तो वही पूछ रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है दोस्तों, बताइए। नहीं तो यहाँ पे गलत ना हो जाएगा दोस्तों, लाल प्रकाश जो है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होता है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है दोस्तों, मतलब कि ये सही है दोस्तों। मतलब कि लाल जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य है दोस्तों लाल प्रकाश का ही होता है। इसलिए आप कहीं पर भी देखिएगा दोस्तों कि लाल प्रकाश सबसे पहले पहुँच जाता है। या आप कहीं पर देखिए दोस्तों रेलवे स्टेशन पर सिग्नल के रूप में लाल प्रकाश का क्यों प्रयोग किया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों ये हमको तुरंत दिखाई दे देता है, दूर से ही दिखाई दे देगा, समझिए। इसलिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए दोस्तों इसका प्रयोग दोस्तों सिग्नल वगैरह में किया जाता है। कहीं पर भी दोस्तों देखिएगा कि जहाज वहाज में लाल प्रकाश जलते रहेगा, टिमटिमाते रहेगा। क्यों दोस्तों, कि दूर से ही दिख जाता है। क्योंकि दूर से दिखने का मतलब है दोस्तों कि ये हमारे आंख तक तुरंत पहुंच जाता है। बाकी सब इधर उधर डेविएट हो जाते हैं बाकी सब रंग, लेकिन लाल प्रकाश नहीं होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 89 कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा दिया जाता है दोस्तों। DPT का टीका दोस्तों निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, D से होगा डिप्थेरिया, ठीक है दोस्तों। P से होगा पर्टूसिस दोस्तों, और T से होगा टिटेनस। पर्टूसिस को ही दोस्तों हिंदी में कुकुर खांसी कहा जाता है। पर्टूसिस का क्या बोला जाता है दोस्तों, कुकुर खांसी, यानी DPT दोस्तों, मेरी जान DPT समझिए दोस्तों। डिप्थीरिया, D से डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस और T से टिटेनस, ठीक है। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों इन तीनों का फुल फॉर्म है दोस्तों कि डिप्थीरिया बोला जाता है, डिप्थीरिया दिया जाता है कुकुर खांसी और पर्टूसिस में, और टिटेनस हो गया दोस्तों। तो DPT का जो टीका है दोस्तों डिप्थीरिया, कुकुर खांसी यानी कि पर्टूसिस और टिटेनस के लिए दिया जाता है। आप लोग पेन पेपर लेकर के दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये DPT वाला, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है दोस्तों, जेनिको प्रौद्योगिकी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो जेनिको जो प्रौद्योगिकी है दोस्तों वो आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त, ठीक है, करने की तकनीक है दोस्तों। क्या है, तो जो आनुवांशिक रोग होता है दोस्तों, ठीक है, उस रोग का दोस्तों पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक है दोस्तों, जिसको कि बोला जाता है जेनिको प्रौद्योगिकी। क्या बोला जाता है दोस्तों, जेनिको प्रौद्योगिकी, यानी दोस्तों कुछ आनुवांशिक बीमारी जैसे कि नहीं दिखना दोस्तों, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग विजन कलर कुछ होता है दोस्तों, ये सब चीज़, ठीक है। या फिर दोस्तों पटाव सिंड्रोम, ये सब दोस्तों जेनेटिक्स बीमारी है। तो इन सभी को दोस्तों पहले ही पता कर लेना, यानी पूर्व सूचना प्राप्त कर लेना आनुवांशिक रोगों का। तो यह जो तकनीक को बोलते हैं हम लोग जेनिको प्रौद्योगिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनिको प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इसका सही आंसर C होगा। चलिए प्रश्न नंबर देखिए हम लोग दोस्तों 131 से देखेंगे, और कंप्यूटर का ज्ञान है दोस्तों। अभी इसमें कंप्यूटर का 20 प्रश्न है। आप लोग वीडियो तक बने रहिएगा दोस्तों। कैसा लगेगा आप लोग कमेंट करिएगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल पे उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी दोस्तों, बताइए। चार्ल्स बेबेज कौन से मशीन को बनाए थे, ठीक है। आपको बताइए कि वैश्लेषिक इंजन, फिर अंकगणितीय इंजन दोस्तों,
या फिर दोस्तों ठीक है, या फिर आपका साम्रणीय इंजन, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा इसका वैसलेसिक इंजन, या फिर वैसलेसिक इंजन को ही बोला जाता है दोस्तों एनालिटिकल इंजन। क्या बोला जाता है? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन बोला जाता है वैसलेसिक इंजन को ही। चलिए दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज ने वैसलेसिकल इंजन को बनाया था। और दोस्तों आप एक चीज़ बता दें कि ये दोस्तों डिफरेंस इंजन को भी बनाए थे दोस्तों। कौन? चार्ल्स बेबेज। इसलिए इनको दोस्तों कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। मतलब कि दोस्तों कंप्यूटर के पापा कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 132 की कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों? बताइए, कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता को जागरूकता, या फिर कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता। ठीक है, तो किसकी आवश्यकता नहीं है ये इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यह ज्ञान की कंप्यूटर क्या है और यह कैसे काम करता है दोस्तों, तो यह तो जानना जरूरी है। अगर आपको कंप्यूटर साक्षर माना जाएगा कहीं पर, तो कंप्यूटर क्या है दोस्तों और यह कैसे काम करता है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए दोस्तों? और क्या होना चाहिए इसमें? और आपको बता दें दोस्तों कि सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की क्षमता, मतलब सरल एप्लीकेशन ठीक है का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना दोस्तों, तो ये भी होना चाहिए। और कंप्यूटर के महत्व, ठीक, कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता दोस्तों, तो ये भी होना चाहिए। और इसका जो सही आंसर होगा बी होगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। मतलब कि दोस्तों कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए दोस्तों, देखिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों? तो बी है दोस्तों कि कंप्यूटर के महत्व को, बहुउपयोगिता या समाज में व्यापकता की जागरूकता दोस्तों, ये होना जरूरी नहीं है दोस्तों। मतलब सही आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 133। प्रश्न नंबर 133 क्या कहता है कि आईसीटी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? आईसीटी, यहाँ पे आईसीटी पूछा जा रहा है कि आईसीटी का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो इस आईसीटी का जो तात्पर्य होता है दोस्तों, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? आई मतलब इंफॉर्मेशन, सी माने कम्युनिकेशन और टी माने हो गया टेक्नोलॉजी, माने आई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब क्या हो गया? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 134 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 134, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 134 कि कंप्यूटर के मुख्य भाग मुख्य भाग हैं दोस्तों? कितने मुख्य भाग हैं दोस्तों? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और ऐसा प्रश्न तो एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए। बेवकूफ़ी है दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछ करके बच्चों को फंसाना। देखिए लेकिन क्या होता है कि दोस्तों CPU हो गया दोस्तों, CPU के साथ दोस्तों एक मॉनिटर हो गया, UPS हो गया दोस्तों, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया दोस्तों। तो 5 तो नहीं है, तो 6 कम से कम होना चाहिए। एक प्रिंटर जोड़ लीजिए दोस्तों, तो 6 आप इसमें मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, तो 6 आप मार सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 135। प्रश्न नंबर 135 क्या कहता है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों? सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों? तो इसमें आपको सही आंसर बताना होगा इसका कि प्रयुक्त होने वाला दोस्तों। तो मदरबोर्ड या फिर कीबोर्ड? तो देखिए दोस्तों इनपुट डिवाइस दोस्तों, तो कीबोर्ड होगा दोस्तों, मदरबोर्ड नहीं होगा, कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड दोस्तों इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड ये सब नहीं होगा, बल्कि होगा दोस्तों इसमें सही आंसर कीबोर्ड। देखिए प्रश्न नंबर 136, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 136 कि प्रिंटर, कीबोर्ड, मोडेम जैसी जो बाहरी डिवाइसें हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको पेरिफेरल्स बोलते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? बाहरी की जो डिवाइसें होती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, प्रिंटर्स हैं, मोडेम्स हैं, ठीक है, जो बाहर से हम लोग लगाते हैं, वे सभी पेरिफेरल कहलाती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह सभी के सभी पेरिफेरल डिवाइस में आती हैं। यानी कि कंप्यूटर में, वर्तमान में कंप्यूटर जो है दोस्तों, ठीक है, इसमें बाहर से जो भी चीज़ें लगाएंगे हम लोग, जो भी डिवाइस लगाएंगे, उसको पेरिफेरल बोलते हैं। देखिए देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 137 कि CAS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? CAS, तो CAS का मतलब होता है दोस्तों, CAS का कंडीशनल एक्सेस सिस्टम दोस्तों। तो देखिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम बी में है दोस्तों, सही आंसर बी होगा, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, CAS का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? CAS का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। चलिए प्रश्न नंबर 138, प्रश्न नंबर दोस्तों 138 कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों? तो इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है दोस्तों? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी सभी दोस्तों जो भी हैं, ओपन ऑफिस है दोस्तों, ठीक है,
गूगल क्रोमोन टीमिका है दोस्तों, या फिर इंटरनेट फिर लिनक्स है दोस्तों। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, तो ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 139 कि एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं दोस्तों। तो एक ड्राइव के अंदर दोस्तों एक प्राथमिक विभाजन होते हैं। एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं दोस्तों, तो एक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 140 कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर किस पे करता है, बताइए। वर्चुअल मेमोरी का जो आकार होता है दोस्तों वो डिस्क स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जो वर्चुअल मेमोरी होता है दोस्तों उसका आकार दोस्तों डिस्क स्पेस के ऊपर निर्भर करता है। देखिए प्रश्न नंबर 141, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 141 कि IBM DOS क्या है दोस्तों। IBM DOS क्या है, देखिए दोस्तों IBM DOS क्या है दोस्तों, तो यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार अच्छा से दोस्तों बता दें आपको IBM के बारे में कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो IBM DOS क्या है दोस्तों, मतलब कि IBM DOS क्या है दोस्तों, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बता दें दोस्तों कि अगर ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, मतलब कि इसको एक ही आदमी यूज करेगा। और दोस्तों इसको एक ही आदमी अगर यूज करेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, तो पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको कह देंगे हम दोस्तों। मतलब कि एक आदमी यूज करेगा मतलब कि मेरा होगा, और मेरा होगा मतलब दोस्तों कि पर्सनल है, इसलिए इसको बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एकल उपयोगकर्ता यानी कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए बनाया गया दोस्तों। और इसको साथ ही दोस्तों इसमें एक समय में केवल एक ही दोस्तों यूजर इसमें काम करने में सक्षम होगा, चूँकि यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या दोस्तों, तो IBM DOS। प्रश्न नंबर 142 देखिए प्रश्न नंबर 142 की यूनिकोड प्रदान क्या करता है दोस्तों। यूनिकोड क्या प्रदान करता है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कि प्रत्येक लैंग्वेज के दोस्तों सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक लैंग्वेज के लिए दोस्तों, जैसे लैंग्वेज क्या क्या है, तो C है दोस्तों, C++ है, जावा है, तो ये सभी दोस्तों लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए दोस्तों विशिष्ट कोड, प्रत्येक लैंग्वेज के लिए दोस्तों प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड यूनिकोड प्रदान करता है। यूनिकोड क्या प्रदान करता है दोस्तों, तो प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। चलिए प्रश्न नंबर 143 कि बाइनरी भाषा कितने अंकों के होते हैं दोस्तों, तो 2 अंकों के यार। बाइनरी बाई मने होता है दोस्तों 2, बाई का मतलब होता है दोस्तों 2, ट्राई मने 3। ठीक है, तो बाई मने तो बाइनरी मने 2। ठीक है, तो बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 का यूज होता है। तो बाइनरी भाषा कितने अंकों के बने होते हैं दोस्तों, तो 2। सिंपल से यार आंसर है किसी भी चीज़ का, बहुत आसान है दोस्तों। कंप्यूटर आप कंप्यूटर में 20 में 20 ला सकते हैं, बस बढ़िया से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कि कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर एक प्रकार का मालवेयर है दोस्तों। कंप्यूटर दोस्तों, तो मालवेयर क्या है दोस्तों, तो कंप्यूटर वायरस जो है दोस्तों, सही आंसर तो बी हो गया, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मालवेयर है जो कि स्वयं की कॉपी को दोस्तों किसी अन्य प्रोग्राम में डाल करके और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बन करके फैल जाता है और उसको करप्ट कर देता है, उसको ख़राब कर देता है दोस्तों। तो कंप्यूटर वायरस दोस्तों एक मालवेयर है और वो दोस्तों अपना ही कॉपी बना बना करके दोस्तों, और उसको मतलब किसी प्रोग्राम को, सही प्रोग्राम है दोस्तों, और उसमें अपना ही कॉपी बना करके फैल जाता है और उसको करप्ट कर देता है दोस्तों। जैसे कि कोरोना वायरस कैसे होता था दोस्तों, कि अपना ही कॉपी बना करके हमारे फेफड़ा में और फैल जाता था दोस्तों। ठीक है, और अपना ही कॉपी बना करके फैल जाने के बाद दोस्तों, ठीक है, हमको बीमार पड़ा देता था कोरोना वायरस। उसी तरह से दोस्तों मालवेयर है दोस्तों, वायरस क्या है, यह मालवेयर है। ठीक है, एक प्रकार का वायरस मालवेयर है और जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डाल करके दोस्तों और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बन करके फैल जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 145 देखिए दोस्तों कि कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाली, ठीक है, वेरिफिकेशन प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, कि यह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। क्या कहलाती है दोस्तों मेरी जान, ऑथेंटिकेशन। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि अगर कोई करता है दोस्तों, वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो होगा दोस्तों उसको बोलेंगे ऑथेंटिकेशन। मतलब कि यह जो बंदा कर रहा है दोस्तों ये ऑथराइज्ड है कि नहीं, यह बंदा जो कर रहा है दोस्तों ये ऑथराइज्ड है कि नहीं, तो उसको बोलेंगे ऑथेंटिकेशन। क्या बोलेंगे उसको, ऑथेंटिकेशन। चलिए प्रश्न नंबर 146 देखिए
कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, बताइए कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, बताइए। तो इसमें जो सर्च इंजन नहीं होगा दोस्तों वो होगा आर्कुट, ठीक है। और आर्कुट सर्च इंजन नहीं होगा दोस्तों। बाकी दोस्तों साइंस डायरेक्ट है दोस्तों, गूगल है। देखते हैं दोस्तों, हम लोग को अगर कुछ सर्च करना होता है तो हम तुरंत गूगल में जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं दोस्तों, मतलब कि गूगल जो है सर्च इंजन है। साइंस डायरेक्ट भी दोस्तों सर्च इंजन है। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि कौन क्या नहीं है। तो गूगल सर्च इंजन है, साइंस डायरेक्ट सर्च इंजन है, और अल्टा विस्टा दोस्तों, अल्टा विस्टा भी क्या है, सर्च इंजन है दोस्तों। लेकिन इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों, आर्कुट। आर्कुट क्या है दोस्तों, सर्च इंजन नहीं है। प्रश्न नंबर 147 कि वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है दोस्तों जो वेब पर एक विशिष्ट, ठीक है, किसका दोस्तों, तो वेब पर दोस्तों यह जो है, ठीक है, वेबसाइट का अभिनिर्धारण करता है। किसी भी वेबसाइट का क्या करता है दोस्तों, अभिनिर्धारण करता है। यानी कि वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है दोस्तों। किसी का भी जो वेबसाइट होता है दोस्तों सच में यूनिक नाम ही होता है, जो कि वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट का अभिनिर्धारण करता है। विशिष्ट वेबसाइट का दोस्तों, मतलब मेरा वेबसाइट है तो इसका भी निर्धारण करेगा। चलिए प्रश्न नंबर 148 देखिए कि 148 में क्या बोल रहा है कि खाली स्थान एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है। खाली स्थान एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका कि उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर दोस्तों डी होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जी हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका कि उपयोग हम लोग व्यवसायिक की जो प्रस्तुतियां हैं उसको बनाने के लिए करते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन दोस्तों। किसी भी हम लोग व्यवसाय है, मतलब दोस्तों मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, मेरा कोई ऑक्यूपेशन है बिजनेस का, ठीक है, तो उसके लिए जो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाएंगे तो यह शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है और इसका हम लोग व्यवसायिक प्रस्तुति बनाने के लिए दोस्तों, मतलब कि प्रेजेंट करने के लिए दोस्तों, पावर पॉइंट में दोस्तों प्रेजेंट करने के लिए हमको कहीं पर कुछ दिखाना है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं दोस्तों। इसका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सही आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 149 की पेज पर कितने मार्जिन होते हैं दोस्तों, तो पेज पर दोस्तों 4 मार्जिन होते हैं, सबको पता है दोस्तों। क्योंकि हम लोग देखिए मार्जिन मैंने हो गया जगह छोड़ना, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि टॉप में भी यानी कि ऊपर में जगह छोड़ते हैं, बॉटम या कि नीचे में भी जगह छोड़ते हैं, राइट में भी जगह छोड़ते हैं, लेफ्ट में भी जगह छोड़ते हैं, ताकि हम लोग तो प्रिंट अच्छा से कर पाएँ, प्रिंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम लोग दोस्तों, ठीक है, 4 मार्जिन छोड़ते हैं दोस्तों, ऊपर नीचे बायाँ और दायाँ। चलिए प्रश्न नंबर 150वां दोस्तों कि एक डेटा डिक्शनरी के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों, तो मेटा डेटा रिपोजिटरी को दोस्तों, मेटा डेटा रिपोजिटरी को दोस्तों किया जाना, किस रूप में, डेटा डिक्शनरी के रूप में इसको जाना जाता है दोस्तों। और बता दें कि मेटा डेटा रिपोजिटरी का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, डेटा तक पहुँच के लिए दोस्तों आसान बनाना, ठीक है, किसका यह काम है दोस्तों, तो मेटा डेटा रिपोजिटरी का। तो डेटा डिक्शनरी के रूप में किसको जाना जाता है, तो मेटा डेटा रिपोजिटरी को। चलिए, तो आप सभी को दोस्तों सेशन कैसा लगा, आप सभी लोग दोस्तों कमेंट करके अपना राय बताइएगा। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।